हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में जीआईसी अल्टीगेट शिक्षक भर्ती के 7,466 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म आज से ही बनने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अल्टीगेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसकी A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है। सभी विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कौन कौन आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, सारे डाउट सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी के हल होने वाले हैं। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, ये सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली अल्टीगेट शिक्षक भर्ती में आवेदन फॉर्म आसानी से अप्लाई कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं अल्टीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी का यह वीडियो। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर यहां पर रखी गई है। आप पूरी डिटेल विज्ञप्ति के सारे पॉइंट को आप सभी के साथ क्लियर करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश हैं ओटीआर को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में अगर आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पर जाकर के ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। और एक बार अगर आप ओटीआर कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा में आसानी से फॉर्म भर पाते हैं और बार बार आप सभी को ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर एक पॉइंट समझ लीजिए, ऐसे भाई बहन जो अल्टीगेट शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और पहले ओटीआर कर चुके हैं उनको अब नया ओटीआर नहीं करना है, उसी ओटीआर से आप आवेदन कर पाएंगे। और जो भाई बहन अभी तक ओटीआर नहीं किए हैं वो ओटीआर कर लें और आवेदन फॉर्म भरते समय भी ओटीआर कर सकते हैं। इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया वह ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे के पूर्व आयोग की वेबसाइट यहां पर दी गई otr.परीक्षा.nic.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट यहां पर जो दी गई है upsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। यानी पहले ओटीआर करेंगे फिर आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन या त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। आगे आप सभी लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वह अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। यानी जो आप फाइनल प्रिंट आउट निकालेंगे चाहे ओटीआर करने के बाद हो या आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट हो, आपको आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेषित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना आप सभी को दी जाएगी। अब विशेष सूचना यहां पर क्या है कि आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचनाएं निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं या निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना क्या है ये देख लीजिए। तो बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा किसी भी प्रकार से। यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।
ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को भली बात समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग होंगे। अब देखिए प्रोसेस शुरू हो गया आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का। यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई। तो इसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, यूजर इंस्ट्रक्शंस जो होंगे उसमें भर्ती से संबंधित दिशा निर्देश होंगे। मैं अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहे उसके सामने व्यू एडवर्टीजमेंट को क्लिक करें और ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित सैंपल स्नैपशॉट्स भी प्रदर्शित होंगे। पूरा प्रोसेस उसमें आ जाएगा व्यू एडवर्टीजमेंट में कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 4 स्तरों पर किया जाएगा। प्रथम चरण में क्या, अप्लाई क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष ऑथेंटिकेट विद ओटीआर प्रदर्शित होगा तथा ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करने के उपरांत हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को यस अथवा नो पर टिक करना होगा। अभ्यर्थी यदि यस पर टिक करने के पश्चात गो बटन पर क्लिक करता है तो इंटर योर ओटीआर नंबर प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे ओटीआर नंबर भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर प्राप्त ओटीपी अथवा ओटीआर पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि ओटीआर में भरी गई स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी। आगे है, अगर नो क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको ओटीआर पहले करने के लिए प्रोसीड ऑन कर दिया जाएगा। तो आप ओटीआर करेंगे और उसके 72 घंटे के बाद आप आवेदन कर पाएंगे। द्वितीय चरण क्या है, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता ओटीआर स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से संबंधित अधिमानी अर्हता भी प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कॉलम में यस या नो विकल्प का चुनाव करना होगा। तृतीय चरण क्या होगा, द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात फी कंफर्मेशन विंडो स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी, जिसके अंतर्गत प्रोसीड फॉर फी पेमेंट के सम्मुख यस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात SBI MOPS का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम प्रदर्शित होंगे, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स, अदर पेमेंट्स मोड्स। उक्त माध्यमों से किसी एक माध्यम द्वारा जो है निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट ट्रांजैक्शन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित होगा, जिसका प्रिंटर आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। पेमेंट फेल्ड होने की स्थिति में अभ्यर्थी कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन में जाकर ओटीआर नंबर भरने के उपरांत ओटीपी अथवा ओटीआर पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर लॉगिन करने के उपरांत पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें। और ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या है, शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले और उसे सुरक्षित रख ले। चतुर्थ चरण क्या है, तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन उपरांत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर क्लिक कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकता है। अब यहाँ पर जो विशेष अनुदेश क्या है उसको समझ लीजिए। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमीलेयर, नाम और पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। और ये पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है आगे की। बाकी सारे पॉइंट अगर क्लियर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। बाकी डिटेल में सारी वीडियोज को आप सभी लोग पढ़ लेना। हम इसका जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है उससे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क क्या निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा श्रेणीवार निर्धारित शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया
और शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये यानी कुल 125 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये, ऑनलाइन शुल्क 25 रुपये, कुल 65 रुपये। दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क शून्य, ऑनलाइन शुल्क 25 रुपये यानी केवल 25 ही। अभूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये यानी परीक्षा शुल्क 40 और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या महिला कुशल खिलाड़ी जो है अपनी मूल श्रेणी के अनुसार एक परीक्षा शुल्क यहाँ पर जो है करेंगे भुगतान। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या, तो कुल यहाँ पर 7,466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 4860 पद पुरुष शाखा के लिए हैं और 2525 पद यहाँ पर महिला शाखाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। और आगे यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें जो पूरा यहाँ पर डिटेल है रिजर्वेशन, तो जो नियम आरक्षण के लागू हैं उत्तर प्रदेश में वो यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर वेतनमान की अगर हम बात करें तो समूह ग का पद है और यहाँ पर वेतनमान 44,900 से 1,42,400 और ग्रेड पे वेतन की अगर हम बात करें तो 4600 और लेवल 7 है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 1 लाख के समथिंग यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी, तो एक बड़ा मौका है राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनने का। यहाँ पर सारी चीजें अन्य डिटेल कुछ मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा इसी तरीके से डिटेल सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। वैवाहिक स्थिति उसका भी डिटेल यहाँ पर, शैक्षिक योग्यताएं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये एलटी गेट के लिए शैक्षिक योग्यताएं हैं, चाहे वो पुरुष शाखा हो या महिला शाखा के लिए। तो हिंदी के लिए शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं और बीएड सभी विषयों के लिए यहाँ पर अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखना है। अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि हो आप कर सकते हैं, बीएड तो मान्य है ही है। यहाँ पर सहायक अध्यापक विज्ञान और गणित और इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान वाले भाई बहनों का बहुत डाउट रहता है, तो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि क्या मेंशन किया गया है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। यानी इनमें से जो 4 विषय, इनमें से कोई 2 विषय अगर आपने ग्रेजुएशन में ले रखे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और किसी भी 2 विषयों से आप जो है पेपर दे सकते हैं। बीएड सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ये चीजें बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए। तो यानी सभी पदों के लिए बीएड का कंपलसरी कर दिया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ये पूरा डिटेल मेंशन किया गया है। और आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर पद है, केवल पुरुष कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। और अन्य जो योग्यताएं हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर चीज़ें आप सभी के सामने हैं। एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलेगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सारा जो है डिटेल यहाँ पर मेंशन है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के सामने हैं और सारे डिटेल बता दी गई है। अब पेपर जो पैटर्न है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों इस बार जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो किया गया है एग्जाम पैटर्न में। तो अब की बार प्री और मेंस पर आधारित एलटी गेट शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जो जबकि 2018 में केवल एक ही एग्जाम के बिहाफ पर भर्ती की गई थी और इस बार जो है प्री और मेंस का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो प्री होगी उसके लिए क्या है प्रोसेस, तो उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं प्री का एक पेपर होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलेंगे और जो 2 या 1 विषय आपने चुना होगा बाकी शेष क्वेश्चन उसके होंगे और कुल 150 प्रश्नों का ये पेपर होगा। तो इसमें 30 जीएस के निकल जाएंगे, बाकी 120 आपके सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो और इसी तरीके से जो द्वितीय चरण की परीक्षा है उसमें आप सभी को बता दें ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव होगा, यानी रिटन फॉर्म में होगा और इसके लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखना है और 200 अंक के लिए निर्धारित होंगे और कुल 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो परीक्षा मेंस की होगी उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, वह 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत रहेगी। खंड 1 के या खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा।
वहीं खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्द में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। तो ये मेंस का जो है एग्जाम पैटर्न है और प्री का एग्जाम पैटर्न तो सेम ही है। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है वो सिलेबस मेंशन किया गया है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का सिलेबस आप सभी के लिए मेंशन है, क्या क्या आपको भूगोल में पढ़ना है। प्री और मेंस के लिए दोनों का सिलेबस एक साथ है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी के लिए सिलेबस आता है इतिहास का। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये पूरा आप सभी के सामने इतिहास का सिलेबस है। और उसके बाद यहाँ पर आगे आप जब जाएंगे तो अर्थशास्त्र का सिलेबस होगा, इसी तरीके से नागरिक शास्त्र का सिलेबस होगा। यानी यहाँ पर सभी विषयों के सिलेबस को आप सभी के साथ जो है डिस्कस किया गया है और इसी सिलेबस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो डिटेल विज्ञप्ति जारी हुई है और सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का डिस्कशन हम अलग अलग करेंगे। एक वीडियो में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर जो है पदों की संख्या का डिटेल मेंशन किया गया है कि कितने पद किस विषय के लिए हैं, किस श्रेणी में कितने हैं, ये सारी चीजें। इनका अलग से वीडियो एक आएगा आप सभी के लिए सेपरेट रूप से, उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में बस इतना ही। इस बात से रिलेटेड कोई क्वायरी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप सभी लोग। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।